31 मार्च 2022 से पहले होम लोन लेने के फायदे जो हमें बताने हैं दर्शकों को, उस पर हमारा फोकस होगा। ये बताएं हमें कि होम लोन की अदायगी में इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, जो हमारा ईएमआई जाता है, उसकी अदायगी में हमें और अतिरिक्त जो छूट मिलती है 1.5 लाख की, वो किस तरह से मिलती है और उसका फायदा हमें कैसे उठा लेना चाहिए 31 मार्च से पहले। कविता जी, थैंक यू सो मच मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले दर्शकों को समझने की ये ज़रूरत है कविता जी कि जब आप होम लोन लेते हो और आप ईएमआई पे करते हो, तो ईएमआई जब आप पे करते हो उसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल रीपेमेंट, जो आपने लोन लिया है वो आप वापस कर रहे हैं, और दूसरा हिस्सा होता है जिसपे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि आप घर खरीदे, क्योंकि हाउसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो घर की बिक्री बढ़ाने के लिए या डिमांड कांस्टेंट रखने के लिए गवर्नमेंट आपको बहुत सारे एडवांटेजेस देती है अगर आप लोन लेंगे जिससे आप घर खरीदेंगे। अभी इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कविता जी। सबसे पहले तो आप मान लीजिए पहला घर ले रहे या दूसरा घर ले रहे, राइट। जब आप ईएमआई पे करते हैं और उसमें से जो पैसा प्रिंसिपल रीपेमेंट की तरफ जा रहा है, उसमें 1.5 लाख तक आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। तो एटीसी वही है जिसमें आप ईएलएसएस पीपीएफ के थ्रू भी जो डिडक्शन ले पाते हो। वैसे ही अगर आपने लोन लिया हुआ है और उसका पैसा आप लौटा रहे हैं ईएमआई के थ्रू, प्रिंसिपल वाला जो पैसा लौटा रहे हैं वो 1.5 लाख तक आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगा। अब रही बात इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट में दो चीज है कविता जी। तो इस सेक्शन को 24B कहते हैं। तो अगर आपने लोन लिया हुआ है उस घर के लिए जिस घर में आप रह रहे हैं, या वो घर वेकेंट है, इन दोनों सिचुएशंस में आप जितना ईएमआई में इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर रहे हैं, वो 2 लाख रुपए तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर इसमें एक दूसरा हिस्सा है कि अगर आपने लोन लिया हुआ है किसी घर के लिए और वो घर आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो उसमें जितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो ईएमआई के थ्रू, वो पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब थोड़ी सी एक एडिशन जो पिछले 1-2 सालों से गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है एसओपी सॉप्स देने के लिए, वो ये है कि एक दूसरा सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, एटीईईए। एटीईईए में कविता जी ये होता है कि आप अगर पहला घर लेने की कोशिश कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर, तो आपको वो जो 1.5 लाख रुपए का प्रिंसिपल रीपेमेंट था उसका तो डिडक्शन मिलेगा ही। जो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट रीपेमेंट, इंटरेस्ट पे आपको जो डिडक्शन मिलने वाला था 24B में, वो भी मिलेगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको और 1.5 लाख तक का डिडक्शंस देगी। तो अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में कहीं किसी बैंक से लोन लेते हैं और आपका पहला घर खरीद रहे हैं, तो आप 3 डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसमें 1.5 लाख तक का आप डिडक्शन एटीसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, 2 लाख रुपए तक आप 24B में क्लेम कर सकते हैं, और एडिशनल 1.5 लाख रुपए तक का आप क्लेम कर सकते हैं एटीईईए में कविता जी। चलिए, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर काफ़ी काम की बात, क्योंकि अब तक अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया है तो 31 मार्च तक का समय है आपके लिए। लेकिन अगर इससे जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और वीडियो के जरिए भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस बीच कीर्तन, शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले के साथ। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि आजकल मनी मंत्रा पर वीडियो के जरिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पहला वीडियो हम देखें जो कि दीपक कुमार जी ने भेजा है, और वीडियो के जरिए वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, आइए देखते हैं। हेलो कविता जी, नमस्ते। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरी उम्र कुछ 32 साल होगी अभी, और हैदराबाद में नौकरी करता हूँ। काफ़ी समय से आपका शो देख रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, उस पर आइडियाज़ भी लिया है मैंने, और काफ़ी मेरी इंटरेस्ट बढ़े आपके शो को देखने के बाद, तो उसके लिए थैंक यू। एंड म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करना था मुझे। मेरा गोल है 52 ईयर्स के एज पे रिटायर करना, सो दैट्स माय गोल। एंड उसके लिए मैंने कुछ 6 म्यूचुअल फंड्स मैंने सिलेक्ट किया है। मुझे स्टार्ट करना है एसआईपी इनमें, तो मुझे कितना एसआईपी करना चाहिए इनमें, सो दैट आई कैन रिटायर विद अ कॉर्पस ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ मेरा टारगेट है, और उसके लिए मुझे हर इन फंड में कितना करना चाहिए। अगर कुछ फंड चेंज करना है तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए।
मैंने फंड सिलेक्ट किया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरा एसेट का ब्लू चिप इमर्जिंग फंड। तीसरा सिलेक्ट किया है एक्सिस मिड कैप फंड, चौथा एक्सिस स्मॉल कैप फंड, पांचवा किया है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड और छठवां किया है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये 6 किया है मैंने। तो मुझे लगा कि पराग पारिक से मुझे थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा, 30% का है वहाँ पे। उसके अलावा भी मुझे एक और फंड पसंद था मेरा एसेट का, फैंग प्लस ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स। तो ये ज़रूरी है क्या? तो आप थोड़ा अगर मुझे गाइड कर सकें इस पे। मेरा गोल एज मैंने बताया 10 करोड़ का है 20 ईयर्स में। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल हमें भेजा और काफ़ी विस्तार से आपने अपनी सवाल की बारीकियां भी पेश की हैं, जो कि मेरे ख्याल से कीर्तन के काफ़ी काम आएंगी। लेकिन कीर्तन, मैं इनके फंड्स पर जाऊं उससे पहले जो अर्ली रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, मैं भी सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। इसके पीछे की प्लानिंग भी उतनी ही मेहनत वाली होती है, जो कि हमें विस्तार से समझानी होगी दीपक को और उन तमाम दर्शकों को जो कि अर्ली रिटायरमेंट का ख्याल जहन में लेकर बैठे हैं या ये सपना बुन रहे हैं। दीपक की प्लानिंग कितनी अच्छी है अर्ली रिटायरमेंट को लेकर वो तो आप बताएंगे, लेकिन अमूमन कीर्तन, अगर मुझे अर्ली रिटायरमेंट का कोई गोल तय करना है तो उसकी बुनियादी बातें क्या हैं जो मुझे ख्याल में रख लेनी चाहिए? कविता जी, सबसे पहले तो अगर अर्ली रिटायरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि लोग टिपिकली अपना इन्फ्लेशन की वजह से जो लाइफस्टाइल इंक्रीज होने वाली है, राइट, या क्योंकि वो जॉब्स में बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट होती है, इस चीज को अकाउंट में नहीं लेते जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते। तो अगर एक एग्जांपल दूं मैं, मान लीजिए आज अगर दीपक जी की महीने की एक्सपेंस 50,000 रुपए है, तो आज दीपक जी अगर 32 साल के हैं और 52 ईयर्स पे रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप 52nd ईयर पे जब आप रिटायर होंगे तब आपको 50,000 हर महीना नहीं चाहिए, आपको उससे काफी ज्यादा चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो आज का जो आपका 50,000 है वो इन्फ्लेशन की वजह से 30 सालों में काफी बढ़ गया होगा, प्लस क्योंकि आपने तरक्की की है अपनी लाइफ में, एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी ऐड हो जाता है आपके खर्चे में। तो सबसे पहले दीपक जी आपको ये समझना है, और बहुत सारे इंटरनेट पे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है जो आपको ये कैलकुलेट करने में मदद करेंगे कि अगर आज आपका खर्चा 50,000 रुपया महीना है, तो अगर आप 30 साल बाद रिटायर होंगे तो वो खर्चा आज के मुकाबले कितना हो जाएगा। मान लीजिए वो आंसर आता है 2.5 लाख रुपए, मुझे नहीं पता, ये एक रैंडम नंबर है, मान लीजिए आंसर आता है 2.5 लाख रुपए। फिर दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है दीपक जी कि अगर आज 2.5 लाख रुपए का आपको प्लानिंग करना है कि आपको 52nd ईयर से 2.5 लाख रुपए प्लस इन्फ्लेशन अगर हर साल मिले, तो आपको दूसरी चीज ये फिगर आउट करनी है कि ये पैसा आपको कितने समय तक चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितने लंबे समय तक का प्लान करें उतनी आपको बाद में कठिनाई कम होगी। तो मान लीजिए अगर एवरेज आपकी फैमिली में लिविंग 70 साल तक का है, तो आप 80 साल तक की प्लानिंग कीजिए। तो प्लानिंग कुछ इस तरीके से होती है कि अगर आप 52nd ईयर पे रिटायर हो रहे हैं और आपको 2.5 लाख रुपए हर महीना प्लस इन्फ्लेशन चाहिए, तो आप 52nd से 80 साल तक आपको हर महीना 2.5 लाख प्लस इन्फ्लेशन चाहिए। तो उसके लिए आपको वापस इंटरनेट पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जो आपको ये बता देंगे कि 52nd ईयर पे जब आप रिटायर होना चाहते हैं तो आपके पास कितना कॉर्पस होना चाहिए, कि अगर उस कॉर्पस को आप रिटायरमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से 2.5 लाख रुपए प्लस इन्फ्लेशन आपकी एज 52 से 80 तक मिल जाएगा। तो मान लीजिए मैं ये सोच रहा हूं कि आपने ये कैलकुलेशन किया हुआ है और 10 करोड़ का जो आप ये फिगर बता रहे हैं वो उसी कैलकुलेशन से निकला हुआ है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपको ध्यान में ये रखना है दीपक जी कि अगर आपको 52nd ईयर पे 10 करोड़ रुपए चाहिए तो हर महीना कितना सेव करेंगे 32 से 52nd ईयर तक कि आपके पास 10 करोड़ का कॉर्पस हो जाए, जो ये आपका भी क्वेश्चन था। तो उसका आंसर दीपक जी बड़ा सिंपल है। अगर आपको 52nd ईयर पे जो आज से 30 साल बाद है 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको महीने का 1,10,000 रुपए का SIP करना पड़ेगा। ये इस अजम्पशन पे मैं कह रहा हूं कि आप इक्विटी से तकरीबन 12% रिटर्न CAGR के रूप में अर्न कर पाएंगे। तो अगर आप हर महीना 1,10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और 12% रिटर्न तक बन जाता है इक्विटी में, तो आज से 52nd आप जब 52nd ईयर के हो जाओगे 30 साल बाद, आपके पास 10 करोड़ का कॉर्पस होगा।